रात को 11:30-12 बजे वो डायरेक्टर मेरे रूम में आता है और रूम में आकर के मुझे ये बोलता है कि आज मैं ना आपके साथ स्टे करूँगा। मैंने उनसे पूछा रीज़न किस लिए स्टे करोगे आप? तो उन्होंने मुझे बोला कि ये श्वेता रूल्स होते हैं, अगर हम आपको कोई काम दे रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में तो आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद मुझे क्या बोला जाता है, सिलेक्शन के बाद पहले तक तो ठीक था सब कुछ। सिलेक्शन हो गया उसके बाद कहा जाता है कि मैम सिलेक्शन तो आपका हो गया है, अगर आपको और आगे बढ़ना है ना मतलब आगे टीवी के अंदर दिखना है तो आपको 2 लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्स करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इस सीरियल के अंदर एंट्री मिलेगी, टीवी के अंदर आप दिख पाओगे। मैंने कहा सर अब तो मैंने ऑडिशन दे दी है, अपना मतलब अपने आप को प्रूव कर दिया, अपने आप को दिखा दिया है, उसके बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? तो उन्होंने बोला कि इस इंडस्ट्री का रूल है श्वेता, अब मैं आपको काम दिलवा रहा हूँ। कोई प्रोड्यूसर अगर आपको काम दिलवा रहा है उसका ये मतलब होता है कि पहले आप आकर के मेरे पास सो, फिर उसके बाद जाकर के आगे जाकर के आपको कोई काम मिलेगा। तो वो भी काफ़ी नामी बंदा है मुंबई में जिन्होंने मुझे बोला था ये सब चीज़ें। उनको फिर मैंने क्लियर मना कर दिया, कह रहे कि एक साउथ के डायरेक्टर है, उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक मेरे साथ, 2 लोगों के साथ आपको करना पड़ेगा। लड़की आए, कपड़े उतारे, सोए उनके साथ तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको काम मिलेगा ही नहीं इस इंडस्ट्री में। नमस्ते दी, राम राम सभी को। मेरा नाम श्वेता खन्ना है। मैं आज अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ, लाइक बचपन से मेरी जर्नी कैसी रही है, मैं आप सबको ये सब बताने जा रही हूँ। अ, मेरा जो जन्म हुआ है वो कैथल में हुआ है, हरियाणा में। मैं कैथल की रहने वाली हूँ, बेसिकली हरियाणा से हूँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मेरे बचपन से ही स्टार्ट हो रही है। मेरे पापा एक आड़ती थे, लाइक जैसे आड़त का उनका बिजनेस था। उस बिजनेस को रन करते करते वो इतने एडिक्ट हो चुके थे नशे के, शराब के और दोस्तों के बीच में रहना, उठना बैठना उनका इतना ज़्यादा हो चुका था कि उन्होंने अपने पूरे बिजनेस को ठप कर दिया। और हम लोग 4 बहनें और 1 भाई है। मेरा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, लाइक फैमिली है इतनी बड़ी है, 4 बहनें हैं, आप समझ सकते हो कि उनके साथ मैनेज करना चीज़ों को कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके फादर ही इस टाइप के हों, जिन्होंने बचपन में कभी अपने बच्चों पे ध्यान ही ना दिया हो। बच्चे पैदा करना बहुत ईज़ी है आज के टाइम में, लेकिन उनको पाल-पोस के बड़ा करना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे फादर ने सारा पैसा, सारा बिज़नेस अपने खाने-पीने में ठप कर दिया, टोटली फ्रेंड सर्कल में रह कर के अपना पूरा बिज़नेस ही ख़त्म कर दिया। और मेरी मदर खुद एक डॉक्टर की बेटी हैं और ठीक है, वो भी इतनी छोटी थी, नादान थी कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है लाइफ में आगे। तो इसलिए सभी जो हम मेरी सिस्टर है उनकी स्टडी, सारा कुछ बिल्कुल ही ख़त्म वे में चलने लगा। लाइक अगर अपनी बहनों की बात करूँ, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उसकी 18 साल में शादी कर दी। फिर उसके बाद आती हूँ सेकंड नंबर पे मैं। मेरी भी शादी 17 साल में हो गई थी क्योंकि पापा को कैंसर के लिए लास्ट स्टेज बता दिया गया था। तो मेरा जो शादी का सीन रहा ऐसे रहा कि मैं दिल्ली के अंदर जॉब करती थी और वहीं पे मेरे हस्बैंड मुझे मिले। वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड मुझे मिले, मेरी लव मैरिज है उनके साथ, तो उन्होंने मुझे जाना, अच्छे से पहचाना और उसके बाद मेरे घर में जाके बात की शादी के लिए। जब शादी की बात हुई तो मेरे पापा ऑलरेडी पेशेंट थे कैंसर के, तो घर में सबकी रजामंदी से मेरी शादी हो गई 17 साल की एज में। फिर उसके बाद आपको पता है जब 17 साल की एज में शादी होती है, स्टडी तो खैर मेरी कंप्लीट हुई नहीं थी उस टाइम तक क्योंकि मेरा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली बैकग्राउंड ही इतना बुरा रहा है कि मेरी स्टडी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। जब घर में सब लोगों ने बोला कि ठीक है शादी करनी है, एक बार मेरी एंगेजमेंट भी टूटी उस बीच 15 साल की एज में जो हुई थी, जो फैमिली स्ट्रक्चर था उसकी वजह से करनी पड़ी थी मेरी मम्मा को, मेरी खुद की मासी के कहने पे। मेरी मासी होने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ ये गलत करने की कोशिश की कि लाइक इसकी शादी कर दे जल्दी, तो बच्चों को लेके कहाँ-कहाँ घूमेगी। क्योंकि पापा थे ऐसे, इस वजह से उन्होंने मेरी ये सब प्लानिंग करके रखी थी। मासी होने के बावजूद जब उन्होंने ये सब चीज़ें करी तो मम्मी को लगा कि ठीक है कर देते हैं, इसकी शादी भी कर देंगे जल्दी। बट उस टाइम ये था 15 साल की एज में अगर आप किसी की एंगेजमेंट कर रहे हो, कोई बच्चा कैसे समझ सकता है किसी चीज़ को? तो उस चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद मुझे मेरे हस्बैंड मिले, रवि। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन है वो मेरी लाइफ में अब इस टाइम। उन्होंने 17 साल की एज में मेरे से शादी की, घर पे बात करके, लव मैरिज है मेरी उनके साथ। शादी के बाद 17 साल 18 साल में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई
तो मेरा वेट 65 kg जो मैं लेकर के आई थी शादी से पहले, मैं 103 किलो की हो चुकी थी आफ्टर मैरिज। जब आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है, तो हर जगह से आपको कहीं न कहीं से इग्नोरेंस मिलनी शुरू हो जाती है। हाय कैसी लगती है, कितनी बेकार लगती है, कितनी भद्दी है, ये तो अच्छी नहीं लगती है। तो इग्नोरेंस शुरू हो गई थी मेरी लाइफ में, जो कि पहले भी मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था ये सब। मेरी लाइफ में ये सब चला है, बट मैंने उस चीज़ को अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को प्रोत्साहित किया कि मुझे किसी भी तरह ना आगे बढ़ना है। मैं अगर ऐसे रहूँगी, मैं लाइफ में आगे नहीं निकल सकती। एक बार ऐसा सीन हुआ था कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी, सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी टोटली, क्योंकि इग्नोरेंस हर कोई नहीं झेल सकता। कुछ लोग होते हैं अपने आप को मार देते हैं, कुछ लोग ये होते हैं कि लाइक अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। तो उस टाइम उस इग्नोरेंस को टॉलरेट करते हुए भी मैंने थोड़ा-सा लगा कि मैं डिप्रेशन की शिकार हो रही हूँ। दिन-रात रोना, धोना जैसे हर लेडीज़ करती है, उस टाइम मेरे अंदर भी ये सब चीज़ें थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को प्रोत्साहित किया कि नहीं, तेरे पास 2 बच्चे हैं, सेकंड बेबी होने वाला है, दूसरा बच्चा तेरे घर में होने वाला है, तो तू अपने आप को ऐसे कैसे मार सकती है? अपने आप को प्रोत्साहित किया और आगे ले जाने की सोची। फिर मैंने जब मेरा सेकंड बेबी हो गया, उसके बाद मैंने अपने आप को फिट किया, फिट करके फिर मैंने अपनी ट्रेनर लाइन को चूज़ किया, जो अभी मैं इस टाइम एरोबिक ज़ुम्बा और फिटनेस का काम कर रही हूँ इस टाइम भी। साथ ही साथ मुझे मॉडलिंग के भी ऑफ़र्स आए हैं, मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ, एक्टर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ और एंकर भी हूँ इस टाइम। अगर कुछ लेडीज़ का ये होता है कि वो अपने आप को मार देती है, लेकिन मारना नहीं चाहिए। मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा सजेशन है, मैं सुझाव देना चाहूँगी कि इस टाइम पे आकर के हर लेडीज़ को मजबूत होना चाहिए। अपने आप को मारने के लिए नहीं सोचना चाहिए कि कई लेडीज़ मर जाती है डिप्रेशन में आकर के कि हाय मुझे इग्नोर किया जा रहा है, हमें पूछा नहीं जा रहा है। बट ये चीज़ गलत है। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि सामने वाले को जवाब दे सको, या फिर ऐसा अगर मरना है तो फिर जाके मर जाओ, उसमें क्या ही होगा। दूसरी चीज़, कुछ टाइम के बाद मुझे पंजाबी इंडस्ट्री से ऑफ़र आने लगे मॉडलिंग के, कि आप सॉन्ग शूट वगैरह के लिए। जब मैं फिट हो गई तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद करना भी शुरू कर दिया था कुछ टाइम के बाद, जब मैंने अपने आप को फिट किया। जब मुझे ये ऑफ़र्स आए, तो उस टाइम तक के लिए पहले मैंने बहुत सोचा कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि ये लाइन अच्छी नहीं है, इस लाइन में कुछ ना कुछ ऐसे सीन होते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता था। पर फिर मैंने सोचा ठीक है, एक एक्सपीरियंस लेकर के देखते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उस एक्सपीरियंस के लिए मैंने हाँ कर दी। बट वहाँ जाके सच में वो वाला सीन क्रिएट होते-होते रह गया मेरे साथ। अ, डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, सॉन्ग भेजा कि ऐसे-ऐसे एक सॉन्ग है, आपको ये करना है। मुझे सॉन्ग बहुत पसंद आया और मैंने हाँ कर दी। और जब मैं वहाँ पहुँची लुधियाना शूट के लिए, डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आपको ना कल मॉर्निंग में इस जगह पे पहुँचना है, अभी आपके लिए होटल बुक कर दिया है। होटल बुक करा है, एंड रात को 11:30-12 बजे वो डायरेक्टर मेरे रूम में आता है और रूम में आकर के मुझे ये बोलता है कि आज मैं ना आपके साथ स्टे करूँगा। मैंने उनसे पूछा रीज़न किस लिए स्टे करोगे आप? तो उन्होंने मुझे बोला कि ये श्वेता रूल्स होते हैं, अगर हम आपको कोई काम दे रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपने ये चीज़ मुझे पहले तो बताई नहीं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो वो कहने लगे कि नहीं, ये तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो कंपल्सरी है कि मतलब करना ही करना है आपको। तो मैंने कहा सर मैं शूट करने के लिए एग्री नहीं हूँ आपके साथ, क्योंकि ये चीज़ आपने मुझे पहले एक्सप्लेन नहीं करी। काश ये पहले पता होता, मुझे शायद मैं आती भी ना इतनी दूर। अब मैं घर वालों को भी क्या जवाब दूँ कि लाइक ये सीन मेरे साथ क्रिएट होने वाला है। फिर मैंने उनसे बोला कि सर कल शूट के बाद सोचते हैं, क्योंकि मेरे को उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर जब मैंने उन्हें बोला तो वो चले गए कि ठीक है श्वेता सुबह मिलते हैं। सुबह वो पर्सन फिर आया मुझे लेने के लिए, एंड देन शूट पे लेके गए। शूट हुआ हमारा, शूट के बाद उन्होंने क्या बहाना लगाया कि अभी ना आपकी टिकट्स वगैरह बुक हो नहीं सकती, आपको रुकना पड़ेगा आज फिर। तो मैं वही सोच रही थी आगे कैसे होगा, लाइक बिकॉज़ ऑल पहले ही ये बंदा मुझे बोल चुका है कि आज रात मैं तेरे साथ स्टे करूँगा। तो इस इंडस्ट्री में बहुत चीज़ ऐसी हुई है मेरे साथ आगे-आगे, बिकॉज़ एक्सपीरियंस के साथ-साथ ना मैंने बहुत चीज़ें और भी ज़्यादा देखी है इस इंडस्ट्री में। और आजकल की लड़कियां जो फ्रेशर्स गर्ल्स हैं, वो इस इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हैं कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना है। बट सारी इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। हरियाणवी इंडस्ट्री भी मुझे बिल्कुल कोई खास नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे भी लोग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़, फॉलोवर्स या पैसा, इन तीन चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद तभी जा करके आपको आगे लेकर के जाते हैं।
उसके बाद मेरे पास सेकंड शूट हुआ, वहाँ से किसी तरह मैं निकल कर के आ चुकी थी, क्योंकि वो दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, कि आप किसी ऐसी जगह जाते हो, अनजान जगह जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, और वहाँ जा कर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा जाता है, तो उस टाइम सोचो कि आपके साथ क्या चल रहा होगा। वहाँ किसी तरह मैंने हाथ पैर जोड़ करके वहाँ से मैं निकली हूँ। मैंने सिंगर को बोला है कि आप ना प्लीज़ डायरेक्टर को समझाओ इस चीज़ के लिए, मैं इन सब चीज़ों के लिए एग्री नहीं हूँ, ना ही मुझे पता था कि इस लाइन में ये सब चीज़ें होती हैं, बस सुना ज़रूर था। मैं इन सब चीज़ों के लिए एग्री नहीं थी, सहमत नहीं थी कि इस इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीज़ों का। इसीलिए मैंने सोचा कि पंजाबी इंडस्ट्री को छोड़ के एक बार मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में एंटर करके देखती हूँ, कि क्या पता ये इंडस्ट्री मेरे लिए अच्छी चल जाए, क्या पता इस इंडस्ट्री में भी अच्छे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस दोनों इंडस्ट्री में ही बेकार रहा। इसके अलावा मुंबई इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, वहाँ से मैं ऑडिशन दे के आई थी 6 महीने पहले, और उस ऑडिशन में मतलब मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। सिलेक्शन के बाद मुझे क्या बोला जाता है, सिलेक्शन के बाद, पहले तक तो ठीक था सब कुछ, सिलेक्शन हो गया उसके बाद कहा जाता है कि मैम सिलेक्शन तो आपका हो गया है, अगर आपको और आगे बढ़ना है ना, मतलब आगे टीवी के अंदर दिखना है, तो आपको 2 लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्स करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तब जा कर के आपको इस सीरियल के अंदर एंट्री मिलेगी, टीवी के अंदर आप दिख पाओगे। उसके बाद मुझे पंजाबी इंडस्ट्री के बाद हरियाणवी इंडस्ट्री से काम मिलना शुरू हुआ। मुझे लगा था हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, शायद पंजाबी इंडस्ट्री से ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा अच्छी है। और इस इंडस्ट्री में भी जाकर के मुझे पता लगा कि लाइक अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी अगर किसी से बात करते हो कि मुझे स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, उसके लिए भी आपको ये बोला जाता है, अगर आपको स्टेज परफॉर्मेंस करनी है तो आपको उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला जाएगा, एक नॉर्मल स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी। बाकी चीज़ें तो ठीक है, अगर आपको सॉन्ग के अंदर आना है, किसी गाने के अंदर जाना है या कुछ भी करना है, उसमें तो इन लोगों ने मतलब गंद फैला ही रखा है, लड़की आए, कपड़े उतारे, सोए उनके साथ तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको काम मिलेगा ही नहीं इस इंडस्ट्री में। पंजाबी इंडस्ट्री से मेरा पूरा काम बंद हो गया, क्योंकि मैं वहाँ हाँ नहीं करती थी इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि क्लियर ही मना कर दिया। एक बार मैंने प्रोड्यूसर को चाँटा भी लगाया हुआ है, सरेआम सबके सामने, इसी वजह से, क्योंकि मैंने मना कर दिया था उसको सरेआम कि मैं नहीं करूँगी कॉम्प्रोमाइज़। मुझे लगा शायद हरियाणवी इंडस्ट्री में मुझे काम मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने हाँ भी करी कि आपकी हाइट भी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, लुक वाइज़ आप अच्छे हो, तो हम आपको काम में लेंगे। मुझे लगा शायद यहाँ पे मेरा कुछ बन जाए, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक था बचपन से मॉडलिंग में जाने का, पर मैं नहीं कर पाई, और शादी के कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि अब मैं फिट होने लगी, तो मुझे ये काम थोड़ा-सा स्टार्ट करना चाहिए। हरियाणवी इंडस्ट्री में जब मेरी बात हुई, तो वहाँ स्टार्टिंग जो मेरी हुई एक सॉन्ग से हुई थी। उस सॉन्ग में नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी, सॉरी, कोरियोग्राफी से हुई थी। मैंने सपना चौधरी जी का एक सॉन्ग कोरियोग्राफ किया था। ये था हमारा पंचकूला में ये सॉन्ग हुआ था। वहाँ पे कोरियोग्राफी करके आई थी मैं उनके सॉन्ग की, लेकिन सपना जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्यों मैं उनको इंक्लूड करूँ। वहाँ जिस डायरेक्टर ने मुझे उस कोरियोग्राफी के लिए बुलाया था, 1 दिन पहले बुलाया था, क्या कह के बुलाया था कि कोरियोग्राफी के लिए भी, डांस सिखाने के लिए भी उस बंदे ने मुझे क्या कह के बुलाया था कि आपको 1 दिन पहले आना है, आपको आकर के लड़कियों को डांस सिखाना है मैम। मॉडलिंग तो हम नहीं करवाएँगे, क्योंकि सपना चौधरी उसके अंदर खुद एक मॉडल है, खुद एक डांसर है, तो उसमें हम आपको नहीं ले सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने उनसे पेमेंट पूछी कि मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी? उन्होंने कहा इतना-इतना आपको पे कर देंगे कोरियोग्राफी का, आप डांस रेडी करके आ जाना 1 दिन पहले। मैं 1 दिन पहले वहाँ पहुँची हूँ। जैसे ही मैं रूम जा कर के, उन्होंने मेरा बुक किया है, जैसे ही मैंने एंटर किया, थोड़ी देर बाद मैंने उनको कॉल करके पूछा, सर गर्ल्स कहाँ हैं? लड़कियाँ कहाँ पे हैं जिनको मैंने डांस सिखाना है? तो उन्होंने मुझे बोला कि श्वेता वो तो आ ही नहीं पाएँगी। मैंने कहा आपने मुझे बोला था कि आज डांस की प्रैक्टिस है यहाँ पे, सारी लड़कियाँ यहाँ पे आ चुकी है, तो आपको डांस सिखाना है। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि आज नहीं आ पाएँगी, आप ना सुबह डांस सिखा देना। तो मैंने कहा आपने मुझे 1 दिन पहले क्यों बुलाया? जब लड़कियाँ ही कल आ रही हो तो मैं भी कल आती। तो कहने लगे नहीं, आपका तो आना ज़रूरी है ना, आपने तो डांस सिखाना है ना। मैंने कहा जब कोई है ही नहीं तो मैं डांस किसको सिखाऊँगी? तो जब मैंने इस टाइप की बात करी, वो फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे वो डायरेक्टर आया है। डायरेक्टर का भी नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बट समझ जाएँगे, वो गाना मैंने जो किया था कोरियोग्राफ, वो मेंशन कर दूँगी मैं, तो उससे समझ आ जाएगा डायरेक्टर कौन है। वो डायरेक्टर आया है मेरे पास 10 साढ़े 10 बजे आया है, उसने रूम खटखटाया है, रूम का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने के लिए बोला है। तो मैंने कहा हाँ जी सर बताओ, मैंने दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा हाँ जी सर बताओ क्या काम है?
कह रहे हैं मैं ना आपके साथ बैठना चाहता हूँ थोड़ी देर, थोड़ा ना हम ना डिस्कस करेंगे कि कल शूट कैसे करना है आपको, मैम को आपको क्या क्या सिखाना है। मैंने कहा ठीक है सर, बैठ जाओ आप, मेरे को बताओ। कह रहे पहले हम खाना वाना खा लेते हैं फिर बैठते हैं। उन्होंने फिर मुझे शराब ऑफर करी कि आप कुछ पियोगे, सिगरेट पियोगे। मैंने उन्हें मना कर दिया कि सॉरी सर, मैं नहीं लेती ये सब। तो कहने लगे चलो ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर चलते हैं, बाहर चल के हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं सो रही हूँ, सुबह शूट है आपके यहाँ का, मेरे को कोरियोग्राफी करनी है, तो मैं सुबह ही आपको मिलती हूँ, आप जाओ। तो कहने लगे नहीं श्वेता, आप टाइम तो स्पेंड करो, आप आए हो, ये तो रूल होता है, आपको तो खुद समझदार होना चाहिए, आप तो काम कर चुके हो इस फील्ड में, आपको समझदार होना चाहिए कि आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। सीधा सीधा उसने मेरे मुंह पे बोल दिया। मैंने कहा आपने फोन पे मेरे को कोरियोग्राफी के लिए बुलाया, मॉडलिंग के लिए तो बुलाया नहीं है। कोरियोग्राफी के लिए भी ये लोग सोचते हैं कि लड़की आए कॉम्प्रोमाइज करे तब इनको कोरियोग्राफी दी जाएगी। डांस सिखाने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज मतलब उनके साथ जाके सेक्स करो, रात को रहो तो। नहीं तो मेरे को उस लाइन में भी काम नहीं मिला, कोरियोग्राफी लाइन में भी पहले आपको सोना पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री में जितनी बार भी मैं, चाहे हरियाणवी लगा लो पंजाबी लगा लो, सारी इंडस्ट्री मेरे को गंद लगी है। किसी भी इंडस्ट्री में आपके टैलेंट की कोई कदर नहीं है। टैलेंट को तो कोई देखता ही नहीं है कि आप कितना अच्छा टैलेंट कर रहे हो, आप कितना अच्छा डांस कर रहे हो, आपकी एक्टिंग कितनी अच्छी है। किसी ने सोचा ही नहीं। या तो इस इंडस्ट्री में कपड़े उतार के खड़े हो जाओ तो अच्छा है, या इंस्टाग्राम पे अपना फॉलोवर्स दिखा दो कि हमारे इतने इतने फॉलोवर्स हैं तो हमें ले लो। और इंस्टाग्राम पे भी क्या चल रहा है, जो कपड़े उतार के डांस कर रही है उसकी तो वैल्यू है। हम जैसे लोग अगर कपड़े पूरे डाल करके डांस कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। और मैंने ये देखा है गांव की लड़कियां, सॉरी किसी को बुरा लगे तो, गांव की लड़कियां जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं मुंह पे ही बोलना चाहूंगी सभी की, वो अगर उन्हें कोई ऑफर आ जाता है कि ठीक है आपको मॉडलिंग करनी है, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता वहां जाकर के आपको सुलाएंगे, खिला पिला के पहले मस्त करेंगे, फिर उसके बाद आपके साथ सेक्स करेंगे और उसके बाद काम भी नहीं देंगे, बट उसमें भी वो खुश है। और बूढ़े बूढ़े आदमी प्रोड्यूसर को पटाएंगी, उनके साथ सोना पसंद करेंगी, उनसे पैसा लेना पसंद करेंगी, लेकिन टैलेंट कोई भी नहीं प्रेजेंट कर रहा है कि टैलेंट कहाँ है आपके अंदर। मेरा ये मानना है अगर आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ो। कपड़े उतार के तो कोई भी जा सकता है, मेन होता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, उसके बेस पे कौन कौन आगे जाएगा। ये तो शायद ही, मुझे इसी वजह से सारी इंडस्ट्री से काम मिलना बंद हो चुका है। पंजाबी इंडस्ट्री में भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, हरियाणवी इंडस्ट्री में भी मुझे राजस्थान से एक ऑफर आया था डांस के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। स्टेज परफॉर्मेंस कैसी थी आज के टाइम में, इंस्टाग्राम पे भी आप देख रहे होंगे स्टेज परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हैं, गंद, इतना गंदा वल्गर डांस जिसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। सारी लिमिट क्रॉस कर दी है लड़कियों ने। अरे यार, घर चलाने के लिए लड़कियां बर्तन भी धो सकती है, झाड़ू पोछा भी लगा सकती है किसी के घर में जाके, जरूरी है जाके स्टेज पे वल्गर डांस करना। वल्गैरिटी को सब लोग प्रमोट करते हैं, टैलेंट को प्रमोट करे मजा तो तब है ना। टैलेंट को तो कोई प्रमोट कर ही नहीं रहा आज के टाइम में। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, वैसे सारे कहेंगे, हरियाणा के लोग खास करके कहते हैं कि उस डांसर ने गंद फैला दिया। अभी जितने लोग हैं खुद अपनी लड़कियों को स्टेज पे भेज रहे हैं काम करवाने के लिए, क्यों भेज रहे हैं? तो उन्हें भी घर पे रखो ना, अच्छे काम की शिक्षा दो ना, पढ़ाई लिखाई करवाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, कुछ अच्छे ऑफिसर्स बनाओ। चलो मेरी तो मजबूरी थी, और फिलहाल डांस मैं भी करती हूँ, लेकिन मैंने वल्गैरिटी वाला डांस आज तक नहीं किया। मैं खुद भी डांस करने के लिए बहुत क्रेजी हूँ, मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, मॉडलिंग पसंद है। लेकिन आप मेरी प्रोफाइल में जाकर के कभी भी जाके देखना कि मैंने कुछ भी वल्गर काम नहीं किया है, चाहे मेरे फॉलोवर्स बढ़े या ना बढ़े। क्योंकि फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए भी मैंने एक डिजिटल वाले भैया से बात की थी। उन्होंने मेरे को बोला मैडम अगर आपको फॉलोवर बढ़ाने, कपड़े आधे करो तभी तो आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, गंदा डांस करो तभी तो आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपकी प्रोफाइल में है क्या? 3 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, 3 साल से सिर्फ 9,000 फॉलोवर्स बढ़े हैं। 2,000 कुलदीप कौशिक जी की वजह से बढ़ गए क्योंकि उनके साथ मेरी स्टेज परफॉर्मेंस थी। तो वो स्टेज परफॉर्मेंस की वजह से, और वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई थी भगवान की दया से, और उसी की वजह से मेरे 2,000 फॉलोवर्स 6,000 से थोड़े से इंक्रीज हो गए थे, बढ़ गए थे, 9,000 तक आ गए हैं। उन्हीं की दया से, मैं उनकी दया बोलूंगी, भगवान की दया बोलूंगी। बट कम से कम मैंने वल्गर काम नहीं किया अभी तक। और अभी भी एक दो सॉन्ग्स जो मेरे, जो गानों के लिए ऑफर चल रहे हैं और एक दो मूवी के ऑफर चल रहे हैं, उधर भी मेरी पहले ही बात हो चुकी है कि मैं अगर काम करूंगी सेफ साइड करूंगी, कोई गलत काम करके आगे नहीं बढ़ना चाहूंगी। और सभी को मैं सजेशन भी यही देती हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है, टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ो। कुछ भी नहीं रखा है गंद मचाने में, क्योंकि ये सारी गंदगी है, कुछ नहीं है। कुछ टाइम का नेम फेम है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अभी बीच में एक पॉडकास्ट था, मैंने थोड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए कुछ बोल दिया था,
उस पॉडकास्ट के बाद कम से कम 3 प्रोड्यूसर का मेरे पास कॉल आया। उनका क्या कहना है, "श्वेता, हमने क्या आपके साथ बुरा कर दिया था, जो आपने मतलब प्रोड्यूसरों का नाम ले दिया?" मैंने कहा, "सर, नाम तो मैंने किसी का भी नहीं लिया है। आप इतने वो क्यों हो रहे हो, चिंतित क्यों हो रहे हो? मैंने तो नाम किसी का भी नहीं लिया, बट आपको ये लग रहा है कि लाइक कि कुछ करने वाले हो या आप मेरे को काम पे बुलाने वाले हो, उससे पहले कुछ करने का प्लान है तो बता दो।" उनसे डायरेक्ट मैंने पूछा, कह रहे काम तो हम आपको देंगे नहीं। उन्होंने मुझे क्लियर ही मना कर दिया, काम तो अब आपको नहीं मिलेगा। ये तो सोच करके आप चलो कि आप काम के लायक ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने सबके लिए बोल दिया था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, जो कि सच है। मैंने वो चीज़ बताई, क्योंकि टैलेंट है, मैं टैलेंट के बेस पे निकलूंगी तो भी ठीक, नहीं निकलूंगी तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं सब लोगों की राय भी जानना चाहूंगी इस चीज़ के लिए कि आप लोगों की क्या राय है, जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं सही, मुझे नहीं पता है। क्या आप अपनी राय सजेस्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ?